हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, ये हमारी घटना चक्र की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज चल रही है, ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट बी वीडियो है दोस्तों। ये पहले वाले वीडियो का ही दूसरा पार्ट है। हमने अभी तक क्या था दोस्तों, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों कि हमने इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब इन्वायरमेंट टॉपिक के हम हाई लेवल क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की। आप देखोगे दोस्तों कि हाई लेवल के क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में पहला क्वेश्चन जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में इनेक्ट किया गया इन कॉन्सिक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आईएएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो एनजीटी का जो एक्ट है 2010 का, ये कौन से कॉन्सिक्वेंस में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कह सकते हो कि आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इवन आप देखोगे जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं वो किस अंडर में आता है। तो एनजीटी किसके अंदर आएगा? राइट टू हेल्थ, एनवायरमेंट एंड कंस्ट्रक्टेड एज द पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रोविजंस ऑफ द ग्रांट्स फॉर द रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज ए। इवन थर्ड आप देखोगे, पावर एंड द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 243 ए। अच्छा, तो कहानी क्या कहती है दोस्तों कि आप देखोगे कि नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, ये किसके अंदर आ रहा है? पहली बात तो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2000 की बात, 10 की बात हो रही। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट की अगर बात है तो आप टोटली समझिए कि हेल्दी इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में बात है। इवन आप देखोगे कि हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ साथ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 के अंडर ये आ रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसकी कहानी को समझिए। आप देखोगे दोस्तों कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ राइट ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो मतलब आप देखोगे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, इवन आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इस तरीके से कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उस तरीके से जो कंस्ट्रक्ट की गई है ना, कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करके हम राइट टू लाइफ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके मेजर में क्या बात है, द प्रेजेंट चेयर ऑफ द एनजीटी क्या है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है प्रेजेंट इसके चेयरमैन है। अच्छा, ठीक है। एनजीटी जो है कब इन फोर्स में आई थी? एनजीटी को कब लागू किया गया था? एनजीटी को लागू किया गया था दोस्तों 2010 में, अक्टूबर 2010 में लागू किया गया था। एनजीटी ग्रेनुअल कब ये स्टैब्लिश किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको स्टैब्लिश किया? 2010 में। ऑथर कौन है ग्रीन डेवलपमेंट के? एमजी ब्रैडशॉ, एम निकोलसन, आर एच वेटिकर एंड डब्ल्यू एम एडम्स। तो इसके कौन है राइटर? विलियम एम एडम्स इज द ऑथर ऑफ द ग्रीन बुक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इसके ऑथर कौन है दोस्तों? डब्ल्यू एन एडम्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, ठीक है। रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बातें की जा रही है कि इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इवन आप देखोगे क्या यहाँ पे बात की गई है? मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो तो हो ही नहीं सकती। इट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब रियो प्लस 20, रियो के क्वेश्चंस को मैंने पहले ये देखा था ना दोस्तों, पार्ट 1 में इसकी वीडियो को बात की थी। तो आप ये समझिए, जहां पर रियो की बात की जाए तो ये अर्थ समिट की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की गई? तो ये कब इन्फ्लुएंस की गई थी? इसको मैंने 1992 में क्या आपको बताया था कि रियो डी जेनेरियो की कहानी थी। इवन 1997 में क्या है कि काइटो जापान की यहाँ पे बात की गई है। ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना दोस्तों बायोलॉजी की, तो आपको ये चीज यहाँ पे पता चल जाएगी। काइटो जापान में 1997 में, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1997 में कब कॉन्फ्रेंस हुई? काइटो प्रोटोकॉल यानी जापान में बात की गई, ठीक है। इवन आप देखोगे दोस्तों, दिस मीटिंग वाज आल्सो नोन एज द अर्थ समिट प्लस 5। रियो प्लस 10 समिट कहां हुई थी? जोहानिसबर्ग 2002 में। रियो प्लस 20 अर्थ समिट कब हुई? रियो डी जेनेरियो 2012 में, ठीक है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर द फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। अच्छा, तो आप देखोगे दोस्तों कि सस्टेनेबल गोल जो है अचीव हुआ 2030 में। कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट प्रपोज 1972 में प्रपोज किया गया क्लब ऑफ द रोम के थ्रू। मतलब जो रोम्स के क्लब थे उसने रोम में इसको पहले देखा गया। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ओनली 2, 2030 में कुछ गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो कहानी क्या शुरुआत होती है दोस्तों? 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। सस्टेनेबल गोल्स आर ऑफिशियली नोन एज द ट्रांसफॉर्मिंग आवर गोल्स। अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर गोल्स 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल गोल्स का, इसमें आप देखोगे दोस्तों कि 17 पॉइंट्स को रखा गया है, जिसमें से 5वां पॉइंट वाटर अवेलेबिलिटी का आता है। हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया ना। इवन आप देखोगे दोस्तों कि क्या है कि 169 टारगेट्स को इनहेंस किया गया है, ठीक है। अब हु वाज द प्रोफाउंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ? तो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ जो प्रोपाउंड है कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया है? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ग्रेटलैंड कमीशन एंड एजेंडा 21। इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, कहानी क्या शुरुआत होती है यहाँ पे
कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्लब ऑफ रोम। अब थोड़ा सा इसको समझो दोस्तों कि क्लब ऑफ रोम वाज बोर्न फ्रॉम दिस मीटिंग एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझे की कोशिश करो कि अप्रैल 1968 में 30 लोग इकट्ठा हुए, साइंटिस्ट, एजुकेटर, इकोनॉमिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कहां पे हुई? रोम में मीटिंग हुई। मतलब तभी जब इतने सारे 30 लोगों का समूह इकट्ठा हुआ ना, इसी 30 लोग के समूह को, मतलब 30 लोग के ग्रुप को क्लब ऑफ रोम कहा गया। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया? लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, मतलब यूं समझने की कोशिश करें कि इस तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना है कि मतलब अपनी ग्रोथ रेट को कुछ लिमिट में रखना है, मतलब कि हम आगे बढ़े लेकिन इतने हद तक आगे बढ़े कि अपने इन्वायरमेंट को हम उतना ज्यादा डिग्रेड ना करें। तो उसी का मतलब था। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। गिवन द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एट द असर्शन एंड द अदर रीजन। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का सवाल है। असर्शन क्या कहता है कि देयर आर द पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पॉजिटिव रिलेशन है एचडीआई और एसडीजी गोल में, इंडियन स्टेट्स में। रीजन क्या है इसका आंसर? कि द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ द एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। अच्छा, एचडीजी क्लोजली किससे रिलेटेड है? एजुकेशन और हेल्थ एस्पेक्ट से। अब क्या है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ इंपैक्ट की तो बात होगी और सस्टेनेबल गोल की भी कहां से बात होगी? आप देखोगे कि एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यहां पे बात है। क्यों? क्योंकि इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हेल्थ एस्पेक्ट और एजुकेशन एस्पेक्ट टोटली आप देखोगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन किससे चल रहा है? एसडीजी से। क्यों? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से सस्टेनेबल रूप से इस्तेमाल करेंगे कि वो आज के लिए तो है इस्तेमाल, लेकिन कल के लिए भी वो बचा रहे। तो ये एजुकेशन की यहां पे बात होगी ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब समझने की कोशिश करिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्थ की रिगार्डिंग यहां पे बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी रीजन और असर्शन का ही है कि विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जीएससीएस क्या है, कि इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जीएससीएस जो है वो क्लाइमेट समिट है पेरिस का 2015 का। अच्छा, उसके बाद मेंबर कौन है जीएससीएस का? टू नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, इसके मतलब मेंबरशिप्स पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। इवन इंडिया वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशंस ऑफ जीएससीएस ऐसे। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, मतलब इसके मेंबरशिप्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, ये मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, सच कह रहा हूं। Statement 1 is incorrect. अच्छा, because the concept of climate smart agriculture was originally developed by the FAO in 2010. The paper Climate Smart Agriculture, मतलब समझने की कोशिश करिए, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंसिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड एडेप्टेशंस एंड द मिटिगेशन। मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और फाइनेंसिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड एडेप्टेशंस एंड मिटिगेशन के बेसिस पे प्रॉपर पे आप देखोगे कि इसको डेवलप किया गया। मतलब ये सारे प्रोसेस तो नहीं कह सकते हो दोस्तों, प्रोसेस नहीं, मतलब ये समझने की कोशिश करें कि इस एजेंडा पे वर्क किया गया, फूड सिक्योरिटी पे, एडेप्टेशंस पे एंड मिटिगेशंस पे। इवन आप देखोगे कि 2014 में एक अलायंस सेटअप किया गया, किस इशू पे? जीएससी पे, ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो कोई इस पे मेंबरशिप पे ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है, इवन आप देखोगे कि इंडिया ने इसको क्रिएट किया था, तो इवन जो है इंडिया ने भी, मतलब इंडिया इसका कह सकते हो कि साइन किया है, तो इंस्ट्रूमेंटल क्रिएटर तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि ये सबमिट जो है कहां पे हुई है? 2014 में इसकी सबमिट की यहां पे बात की गई है। ठीक है, अब 2012 के क्वेश्चंस को देखते हैं, 12th क्वेश्चन को। ये भी आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। देखता हूं दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 27 है, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं आप लोग को। 12th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। द पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमिक पेज, a UN mechanism to assist countries transitions towards a greener and more inclusive economies emerged at Earth Summit on Sustainable Development 2002 जोहान्सबर्ग। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे पेज के कंटेक्स्ट में बात है पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं कि कौन से ट्रांजिशन में ग्रीनर और मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज होगी। मतलब कितना हम अपने एसेट कंट्रीज का ट्रांजिशन करिए कि वो और ज्यादा ग्रीन हो और अपनी इकोनॉमी भी इंक्रीज करती रहे, मतलब इमर्ज जो ग्रीनर्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी इमर्ज होती रहे। तो ये कौन से समिट की बात की जाएगी दोस्तों? यूनाइटेड नेशन रियो डी जेनेरियो। ऐसी चीजें यहाँ करें ना दोस्तों, ग्रीनर की जहां बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तुरंत रियो डी जेनेरियो समझ लिया करिए, 2012 की समिट की बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए इसमें दिया भी है। ठीक है, 13th क्वेश्चन को देखते हैं। 13th क्वेश्चन से पहले यहाँ 16th क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इकोलॉजी बैलेंस, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी बैलेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। पहला है फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें से आप देखोगे फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव ही समझो इसको। 13वां क्या है? विद द रेफरेंस टू द एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब 21 के एजेंडा के थ्रू आप देखोगे कि न्यूज में कौन सी चीज को कंसीडर किया गया
कि इट इज द ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन द जोहान्सबर्ग 2002। तो कौन सी यहाँ पे बात है, न्यूज में उस टाइम रहा होगा 2016 में, एजेंडा 2021 में, सॉरी 2021 का एजेंडा 21 में, कि ग्लोबल एक्शन प्लान द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बातें की गई हैं। अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज अ न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन, मतलब आप देखोगे जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग है वो नहीं ग्रो कर रहा है, डू नॉट ग्रो बिकॉज द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स। अच्छा, जो न्यू सॉइल है उसमें फेवरेबल मिनरल्स है नहीं कि वो ग्रोड हो पाए, लोड मतलब ग्रो कर पाए। सेकंड है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, मतलब जो रूट हेयर्स है वो प्रॉपर ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं, पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, मतलब आप देखोगे कि जो रूट हेयर्स हैं वो टोटली ट्रांसप्लांट हो जा रहे हैं, मतलब मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। तो आप इसमें क्या समझोगे, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर द लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, इसका ऑप्शन ये होगा। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि द फंक्शंस ऑफ द रूट हेयर इज टू कलेक्ट वाटर। रूट हेयर का क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स के न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करना है। वाटर, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, वाटर को और मिनरल्स को प्रेजेंट है जो कि सॉइल में, उसको इंटेक करता है, उसका सॉल्यूशंस बना के रूट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। इवन मेड अप किससे बनता है, सेल्यूलोज और नॉमिनल पैक्टीन, जो कि जेलिंग एक्ट होता है सॉइल में। मतलब समझने की कोशिश करिए, सेल्यूलोज और पैक्टीन के फॉर्म में आप देखोगे नॉर्मल सॉल्यूशन जो बनता है, जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को, ये किस में बन रहा है, सेल्यूलोज और नॉर्मल पैक्टीन में। उसके बाद देखोगे अनदर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल्स विच मेक डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू एब्जॉर्ब, मतलब आप देखोगे कि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में दिक्कत कर रहा है। क्यों, क्योंकि फास्टर हो जा रहा है प्रोसेस, तो इसी तरीके से एब्जॉर्बिटी में दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से क्या है कि प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है वो ब्राउन हो जा रहे हैं। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन को देखते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंटेक्स्ट की यहाँ पे बात है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंटेक्स्ट की यहाँ पे बात क्या है कि ओवरऑल डिग्रेडेशंस, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, adverse changes brought by the human activities, ecological imbalance because of the ecological diversity, all of the above। पहले दोस्तों ऑप्शंस को समझ लीजिए कि टोटली डिग्रेड हो रहा है इन्वायरमेंटल की एट्रीब्यूट्स को, ये बात सही है। एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ये भी सही है। तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये भी सही था। टोटली ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 16th को देख ही लिया। 17th क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में कौन सा इन्वायरमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला क्या है, इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशनल ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी and United Nations Framework Convention on the Climate Change। Second है, it undertakes scientific research on environmental issues at the global level। अच्छा, second है, it is the agencies under OECD to facilitate the transfer of the technology and funds to underdeveloped countries with a scientific aim to protect their environment। मतलब समझने की कोशिश करो दोस्तों, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड्स, तो कहाँ पे हमने वीडियो को स्टॉप किया था, हाँ 17th क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों। 17वें क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इवन सेकंड है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट अंडरटेक्स द साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंट इश्यूज एट अ ग्लोबल लेवल। Third है, it is an agency under OECD to facilitate the transfer of the technology and fund to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो कब बनाई गई, 1992 में रियो डी जेनेरियो रियो अर्थ समिट के। ये किस लिए था, जिफ का काम था, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी फ्रेंडली का काम था कि इट इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ये 184 कंट्रीज का समूह था जिसमें 18 इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थी जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट की इश्यूज को एड्रेस कर रही थी। इवन आप देखोगे दोस्तों कि 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की यहां पे बात की गई है। एक मिनमाटा कन्वेंशन ऑन द मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द पर्सिस्टेंट्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इवन आप देखोगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिस्टिफिकेशंस एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। मतलब आप देखोगे टोटल की ये मिनमाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कॉम्बैट डिस्टिफिकेशंस एंड फ्रेमवर्क्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो आप देखोगे दोस्तों ये 5 फाइनेंशियल मैकेनिज्म के इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे बात की गई। इवन आप देखोगे दोस्तों कि जीसीएफ सपोर्ट्स की यहां पे बात है कि जीसीएफ सपोर्ट्स द मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस टू प्रिजर्व थ्रेटेड इकोसिस्टम्स ऑन द लैंड इन ओशियंस एंड बिल्ड ग्रीन सिटीज, बूस्ट फूड सिक्योरिटीज फॉर द मोर प्रॉस्पर्स एंड द क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड। मतलब से समझने की कोशिश करो कि ये टोटली सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी को कि मोर प्रॉस्पेरस और इवन क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड हो। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
अपना मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर्स के लिए भी बचा रहना चाहिए, इस हिसाब से यूज करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि फूड की सिक्योरिटी मोर प्रॉस्परस बनी रहे, इवन क्लाइमेट रेजिलेंट वर्ल्ड रहे। अब आप देखोगे दोस्तों, कार्लोस मैनुअल रोडर्स ने इसको प्रेजेंट किया था, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, चेयरपर्सन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पर कहां से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लाइन से, फाइनेंशियल मैकेनिज्म से लेके ये। तो कहीं पे दोस्तों इसको नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब प्लचिमडा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स, प्लचिमडा हैज बीन इन द न्यूज फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब ये 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये माइट भी पॉसिबल आएगा नहीं। हाँ, पर किससे है? प्लचिमडा इज ए स्मॉल विलेज इन द प्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। अच्छा, प्लचिमडा क्या है कि स्मॉल विलेज है केरला का, प्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का। इवन आप देखोगे ये टोटली कहाँ पे सिचुएटेड है, चिटोर ब्लॉक से परमिटली पंचायत डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, तो पहले तो इसका ऑप्शन केरला ही होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर खास बात क्या है। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था पंचायत अथॉरिटी के तहत। क्यों चल रहा था? मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे खुल रही थी, तो लोकल स्थायी लोग जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एनवायरमेंट को डिग्रेड करता होगा, उसी के कंटेक्स्ट में क्या होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख नहीं रहे, कोको कोला मैन्युफैक्चरिंग, इवन फैंटा, लिम्का, थम्स अप एंड स्प्राइट एंड कैनली, ये सारी फैक्ट्रीज जो थी बेवरेज की वहां पे लगने वाली थी। इनको लाइसेंसिंग मिला होगा, तो बाद में आप देखोगे कि क्यों था कि इनका जो कंटामिनेशन होता होगा, डिग्रेडेशन होता होगा फैक्ट्रीज का, वो ग्राउंड वाटर में जाता होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल डिस्चार्ज कंपनी करती होगी, तो लोकल लोग जो होंगे वो परेशान होंगे, तो इसी वजह से प्रोटेस्ट करते होंगे। तो ये उस टाइम न्यूज में रहा होगा। तो प्लिचिमडा हैज बीन फाउंड इन द न्यूज इमेंस डैमेज टू एनवायरमेंटल केरला में। तो ये आ नहीं सकता दोस्तों, पर हाँ 2009 का तो था ये हॉट क्वेश्चन। अब 19वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशंस, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशंस, चड्डी मुबारक एंड इको सेफ्टी लॉ। तो आप देखोगे दोस्तों कि 1986 में क्या था, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशंस भी बोला जाता है। मतलब भोपाल त्रासदी के बाद आप देखोगे कि 1986 में अंडर आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के बाद क्या किया कि इसको इंटैक्ट किया गया। ये क्या था? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन किया गया इस तरीके के फ्रेमवर्क के साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट की अथॉरिटीज पे, जो कि वाटर लॉ और एयर लॉ पे एक्ट करेगी। मतलब समझने की कोशिश करिए कि पानी के नियम पे, पानी पे नियम बनेंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करो, जो पुराने लॉ चल रहे थे ना पानी पे और जो एयर के एक्ट थे, वापस से एक अथॉरिटीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, उन पर्सनल लॉज पे जो वाटर पे और एयर पे एक प्रॉपर सुपीरियर अथॉरिटी को बनाया जाएगा। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया था। जैसे आप देखोगे ना एनजीटी बनाया गया, उसी तरीके से ये अथॉरिटीज इनके ऊपर क्रिएट की गई वाटर एक्ट्स पे और एयर एक्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 20वें क्वेश्चन की, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 2006 के तहत, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड एक्ट 1919 के तहत, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो आप देखोगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको क्रिएट किया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों इसके कंटेक्स्ट में बातों को देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो 1986 में एक्ट किया गया, मतलब 1986 में इसको लागू किया गया। अब 22 जुलाई 2010 में आप देखोगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को रीनेम करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कहा गया। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों 2010 में वाज एन, पहले क्या था अप्रेजल कमेटी थी, बाद में इसको रीनेम करके अप्रूवल कमेटी कर दिया गया। इट इज द एपेक्स ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूटेड द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट अंडर द रूल फॉर द मैन्युफैक्चर। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि किसके अंडर आती है, ये अंडर आती है मिनिस्ट्री के अंडर में, और फॉरेस्ट अंडर रूल फॉर द मैन्युफैक्चर यूज एज द import and export and storage of the hazardous microorganisms and genetically engineered organisms of the cells in 1989। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना दोस्तों। इस इंजीनियरिंग का काम क्या है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल का काम क्या है कि जो भी फॉरेस्ट की चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही है, इवन आप देखोगे कोई भी हैजर्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेल्स के थ्रू बनाया जा रहा है 1989 में, वो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आ रहा है। तो इसको अप्रूवल जो है लागू कब हुई? 86 में हुई। बाद में आप देखोगे कि इसको अप्रूवल 1989 में दे दिया गया। क्या दिया गया कि मॉडिफाइड बनाया जाएगा, जो फूड के मैन्युफैक्चरिंग में होगा या स्टोरेज हाइजेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 21वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21th क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इंडियन एग्रीकल्चर the concept of conservation agriculture assumes significance which of the following under the fall of the conservation agriculture। मतलब conservation agriculture के context में क्या यहाँ पे बातें हैं कि avoiding monoculture particles, अच्छा, adopting minimum tillage, adopting the cultivation of the planting crops,
यूजिंग क्रॉप्स रिसीव्ड टू कवर द सॉइल सरफेस, एडॉप्टिंग द स्पाइटल एंड द टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर कोड के फॉर्म में क्या है दोस्तों, सेकंड मिनिमम टीलेज को ये अवॉइड कर रहा है। सेकंड आप फोर्थ आप देखोगे क्रॉप की जो रेसिड्यू है वो सॉइल सरफेस पे रह जा रही है, कवर कर दे रही सॉइल सरफेस को। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों पांचवा क्या है कि एडॉप्टिंग द स्पाइटल एंड द टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग द क्रॉप रोटेशन। अब थोड़ा सा दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शंस को देखना, ये आईएएस प्री 2018 लेटेस्ट ही सवाल है बना। देखिए दोस्तों कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है ना, इट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट गिवन बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ को द्वारा दिया गया यूनाइटेड नेशन ने, कि एक कंसेप्ट फॉर द रिसोर्स saying agriculture crop and production that strives to achieve acceptable profit together with the high and sustainable protection level while concurrently conserving the environment। मतलब समझने की कोशिश करिए कि कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको इस तरीके से हमको अपने प्रॉफिट्स के लिए अचीव करना है कि उसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन लेवल बना रहे और कंजर्वेशन मतलब कंजर्व एनवायरनमेंट को भी हम अपने आप को कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो वो आइडियली क्या होना चाहिए, मिनिमम टीलेज होना चाहिए, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो सॉइल परमानेंट कवर विद क्रॉप रेसिड्यूज एंड लाइव मल्चेस एंड क्रॉप रोटेशंस एंड इंटरक्रॉपिंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो आप देखोगे मिनिमम टीलेज हो, इवन आप देखोगे कि यूजिंग द क्रॉप्स रेसिड्यूज ऑफ द सॉइल सरफेस, और चौथा क्या पांचवा क्या है, एडॉप्टिंग द स्पाइटल एंड द टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 2, 4, 5 ऑप्शन सी, ठीक है। अब 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड द इंटरनेशनल पोलिंग फ्रॉम द ग्लोब स्कैन कैन इंडिया टॉप रैंक इन द ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर। अब देखिए दोस्तों ये सवाल है आईएएस का 2010 का प्री का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी तक क्या था, आप हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया आप देखोगे कि ये सारे रिपीट जो हैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको आईएएस में ही मिले हैं, पीसीएस में नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इन कंपैरिजन यूपीएससी टू यूपी पीसीएस में लेवल जो है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस का लेवल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में थोड़ा लो है। क्यों, क्योंकि आपने देखा थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को घुमा दिया है, कॉन्सेप्चुअल बेस हो गया है सवाल आईएएस का प्री का, लेकिन पीसीएस में उतना कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं, मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं। तो आप यहाँ पे अब उसी के कंटेक्स्ट में 2010 का क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी और इंटरनेशनल पोलिंग फर्म जो ग्लोबल स्कैन है उसमें इंडिया ने टॉप रैंकिंग ग्रीनडेक्स 2009 में। व्हाट इज इट्स स्कोर, इसके स्कोर की बात की जा रही है। इट इज द मेजर ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। क्या मेजर है कि डिफरेंट कंट्रीज ने कार्बन के फुटप्रिंट पे कितना ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को मेजर करने की, मतलब जो टेक्नोलॉजीज है कि कार्बन की फुटप्रिंट को हम मेजर कर पाए, कितना ज्यादा एफर्ट किया है। ग्रीनडेक्स 2009 की बात है कि इट इज द मेजर ऑफ द एनवायरमेंट सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन द डिफरेंट कंट्रीज। मतलब समझने की कोशिश करो दोस्तों कि एनवायरमेंट सस्टेनेबल कंज्यूमर में किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज ने अपने एनवायरमेंट को सस्टेनेबल कंज्यूमर बनाया है। तीसरी यहाँ पे बात है कि इट इज एन असेसमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्कीम्स अंडरटेकन बाय द डिफरेंट कंट्रीज फॉर इंप्रूविंग द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि डिफरेंट स्कीम है, प्रोग्राम्स है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो कंजर्विंग नेचर में हो, ठीक है। और चौथे ऑप्शन को देखिए, इट इज एन इंडेक्स शोइंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन क्रेडिट सोल्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज। मतलब समझने की कोशिश करिए, एक तरीके का इंडेक्स है जो कि कार्बन का क्रेडिट जो है डिफरेंट कंट्रीज का वो सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि द ग्लोबल ज्योग्राफिकल कंडक्टेड इज एन इनऑग्युरल ग्रीनडेक्स सर्वे इन जनवरी 2008। The first Greendex survey of 14 countries around the world ranked average consumer in those countries according to the environmental sustainable of their behavior, ठीक है। फर्स्ट ग्रीनडेक्स जो सर्वे हुआ था वो 14 कंट्रीज के साथ हुआ था, वर्ल्ड रैंक्ड एवरेज कंज्यूमर के साथ, इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या था, इट इज अ मेजर ऑफ द एनवायरमेंट सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन द डिफरेंट कंट्रीज। कौन सी 14 कंट्रीज का सर्वे था ग्रीनडेक्स सर्वे। आप देखोगे इंडिया ने 2009 में फर्स्ट प्लेस इसमें हासिल की थी और 2014 में इंडिया रिटेन दिस पोजीशन। मतलब फर्स्ट इंडिया ने ग्रीनडेक्स सर्वे की बात कर दी जाए ग्रीनडेक्स 2009 की, तो आप देखोगे 2009 में पहली बार हासिल की, उसके बाद 2014 में पहली बार हासिल की, ठीक है। अब 27वें क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बैक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बैक क्वेश्चन से हम 23 तक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नया करते हैं। 27वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग द मिड 80 डिकेड्स ऑफ द 80 के दशक में 20th सेंचुरी में कौन सा निगेटिव इंपैक्ट डेवलपमेंट पे जो है लार्ज स्केल पे पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज नॉट सच इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सा निगेटिव एस्पेक्ट पड़ा। एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक होता है निगेटिव एस्पेक्ट। तो ऑप्शन ए है डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन,
तीसरा है पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, चौथा है डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहैबिलिटेशन मास। तो क्या है कि पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा है। निगेटिव इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट डेवलपमेंट डिस्कस्ड एट द लास्ट, बट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट आर नॉट सच इंपॉर्टेंट। मतलब पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट वाज नॉट सच इंपॉर्टेंट। डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द मासेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपी पीसीएसपी 2020 का सवाल है। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, 24वें क्वेश्चन को देख लें, 26वें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन? तो किसने ग्रीन आर्मी को जो है स्टैब्लिश किया था एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है। 25वें क्वेश्चन को देखिए, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द नेचुरल फार्मिंग कौन थे? नेचुरल फार्मिंग के इन्वेस्टिगेटर कौन थे? फुकोका थे, या एमएस रवांडा थे, या एमएस स्वामीनाथन थे, या नॉर्मन बोरलिंग थे? तो आप देखोगे फुकोका जो थे वो जापानीज फार्मर थे और फिलोसोफर थे, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग को कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेट करना चालू किया डेस्टिफिकेटेड लैंड पे। 24वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। अच्छा, असर्शन क्या है कि इंडिया इज अ केस ऑफ ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री। इंडिया ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री का केस है। रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो इसका करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए इज फॉल्स, ट्रू आर इज ट्रू। अच्छा, ओवर अर्बनाइज क्यों? क्योंकि लार्ज कंट्रीज के पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहानी क्या है कि आप देखोगे उसी के कंटेक्स्ट में डेटा पे बात की गई थी। डेटा पे बात है, देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस 2017 का। ये हालांकि पॉसिबल नहीं है आने का, बिल्कुल भी आने के चांस नहीं है, पर अब बोल दिया तो डिस्कस कर ही लेते हैं कि 2011 के सेंसस में 121 करोड़ पीपल, 68.9, आप देखोगे कि स्टिल लिव इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द 37.2, मतलब 31.1% लोग रूरल एरियाज में रह रहे थे। इन कंपैरिजन 37.7% जो है करोड़ जो है, मतलब 31.1% जो है वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, 68.9% रूरल एरिया में रह रहे हैं। अल्थो द रेट ऑफ द अर्बनाइजेशन इंडिया इज हाई एट द प्रोसेस ऑफ लैक्स सॉल्यूशन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज लाइक द ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटीज। मतलब आप देखोगे कि अभी भी ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो अपने कह सकते हो एनिमिटीज है ना, जो बेसिक चीजें हैं अर्बनाइजेशन में, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कहीं ना कहीं अभी भी ये कह सकते हो कि थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस पे अभी काम करना है हमको। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, पर डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली? ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स, इंक्रीज्ड यूज ऑफ द सुपर फॉस्फेट्स एंड द यूरिया एंड इफेक्टिव बायोसाइड्स, water populations of the high effective yield crop varieties and better edge and the more frequent irrigations and increased frequent of the aerial spans of the inorganic fertilizers, mixed cropping, organic manures, nitrogen fixing plants and the pest resistant crop varieties. Option D है improved frame implements and the machineries and the use of the potent insecticides to minimize the post harvest grain losses and the monoculture. तो आप देखोगे दोस्तों इसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एनवायरमेंटल फ्रेंडली का? ऑप्शन सी, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड द पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज। तो फिर दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब आपका दोस्तों इन्वायरमेंट का सेक्शन पूरा खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी कही बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।